भूसन्नति का सिद्धांत जियोसिंक्लाइन थ्योरी शब्दावली महत्वपूर्ण है। भूसन्नति का सिद्धांत पर्वतों के निर्माण संबंधी व्याख्याओं का सबसे व्यापक सिद्धांत है, जो कि सभी पर्वत श्रेणियों के निर्माण की व्याख्या का प्रयास करता है। भूसन्नति से आशय एक उथले संकीर्ण सागर से है, जिसमें समयानुसार अवसादों के निक्षेपण से पर्वत निर्माण की अवस्था को प्राप्त किया जाता है। भूसन्नति को सुदृढ़ स्थल भागों के मध्य उपस्थित होता है। भूसन्नति दो सुदृढ़ स्थल भागों के मध्य उपस्थित होता है तथा ये एक दूसरे की ओर विस्थापित भी होते रहते हैं। भूसन्नति जिन सुदृढ़ स्थल खंडों के मध्य स्थित होता है उसे अग्रदेश या फोरलैंड कहा जाता है। हाल व डटन के द्वारा भूसन्नति के गुणधर्मों को समझाया गया। पहला कि भूसन्नति एक उथली संकीर्ण जल राशि है जिसमें अवसाद का निक्षेपण होता है। दूसरा कि अग्रदेश से नदियों द्वारा अवसादों का निक्षेपण भूसन्नति की ओर किया जाता है। यही कारण है कि अग्रदेश को कैटाजेंस भी कहा जाता है, कैटोजन्स भी कहा जाता है। तीसरा कि यही अग्रदेश कठोर आग्नेय चट्टानों द्वारा निर्मित है, तो इन्हें शील्ड की संज्ञा दी जाती है। उदाहरण एनाडियन शील्ड, साइबेरियन शील्ड, प्रायद्वीपीय भारत की शील्ड और ब्राजीलियन शील्ड भूसन्नति के अवसादों के जमाव से उत्पन्न भार के कारण धसाव की क्रिया द्वारा एक सुदृढ़ आकार का रूप लिया जाता है। हाल व डटन द्वारा तीन प्रकार की भूसन्नतियों को परिभाषित किया गया। पहला कि एकनत या मोनोजियोसिंक्लाइन, यह उथला संकीर्ण सागर है जो महाद्वीप में दरार में उपस्थित होता है। उदाहरण उत्तरी अमेरिका की मोनोजियोसिंक्लाइन, ठीक। इसी मोनोजियोसिंक्लाइन के अवशेष कैनेडियन व अमेरिकन सिस्टम के रूप में उपस्थित है। दूसरा कि पैलियोजियोसिंक्लाइन या पैलीजियोसिंक्लाइन, यह मोनोजियोसिंक्लाइन के अपेक्षाकृत बड़े परंतु मेसोजियोसिंक्लाइन से छोटे होते हैं। इन जियोसिंक्लाइन में दोनों तरफ उपस्थित महाद्वीप भागों में से केवल एक ही भाग में पर्वतीकरण उपस्थित होता है। उदाहरण की यूराल पर्वत। यह चित्र है पर्वत का जो पैलियोजियोसिंक्लाइन लिखा हुआ है। तीसरा कि मेसोजियोसिंक्लाइन, इसका आकार सबसे बड़ा होता है तथा यह जियोसिंक्लाइन चारों ओर से महाद्वीपीय भाग से घिरा होता है तथा जियोसिंक्लाइन के दोनों ओर पर्वतीकरण उपस्थित होता है। उदाहरण है हिमालय तथा अल्प्स। ठीक। कोबर का सिद्धांत। कोबर द्वारा प्रस्तुत किए गए सिद्धांत को जियोसिंक्लाइन थ्योरी अथवा ओरोजेनेसिस थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जिसे कोबर महोदय द्वारा अपनी किताब देर आबे देर अराडे में लिखा गया। देर आबे का अर्थ है द माउंटेन व डेर अराडे का अर्थ है द अर्थ। कोबर के द्वारा भूसन्नति से पर्वत निर्माण की अवस्थाओं तीन अवस्थाओं को दर्शाया गया, जहाँ भूसन्नति को के दोनों ओर उपस्थित अग्रदेशों व मध्य देशों को यथा स्वरूप में प्रदर्शित किया गया। जैसे कि दोनों मान लीजिए जो जहाँ भूसन्नति है उसके दोनों अग्रदेश या फोरलैंड हो गए, उसके बीच में मध्य देश या मध्य पिंड होगा। पहला स्टेज है कि लिथोजेनेसिस। यह पर्वत निर्माण की प्रथम अवस्था है जहाँ भूसन्नति में अवसादों का निक्षेपण होता है, जिससे भूसन्नति उथली होती जाती है। यह अवसाद अग्रदेश की कठोर चट्टानों का अपरदन कर बहिर्जात बलों मुख्यतः नदियों द्वारा भूसन्नति तक लाए जाते हैं। फिर अवसाद के जमाव से निर्मित परतों के भार के कारण ऊर्ध्वाधर संपीड़नकारी बल नर्म अवसादी परतों को कठोर अवसादी चट्टानों में परिवर्तित करता है, जिससे अंततः भूसन्नति उथली होती चली जाती है। दूसरा कि ओरोजेनेसिस। इस अवस्था में अग्रदेश के महाद्वीपीय भाग एक दूसरे की ओर गति करते हैं, जिससे अग्रदेश के दोनों किनारों पर वलन की क्रिया प्रारंभ होती है, जिसका अंतिम परिणाम वलित प्रकृति के पार्श्ववर्ती पर्वतों के रूप में मिलता है। जैसे पार्श्ववर्ती पर्वत निर्माण होगा, अब बीच में मध्यपिंड का निर्माण होगा। यदि महाद्वीपों का विस्थापन बल पर्याप्त हो तब यह संभावना होगी मध्यपिंड
मध्य देश मध्य पिंड से परिवर्तित हो तथा मध्य पिंड में पठारी व पर्वतीय भूमि का विकास हो। चित्र है। तीसरा अवस्था है ग्लिप्टोजेनेसिस। यह अवस्था पार्श्ववर्ती पर्वतों के अपरदन का काल है, जहाँ पार्श्ववर्ती पर्वतों की ऊंचाई समय के साथ कम होती जाती है। मध्य पिंड पर इसका केवल सीमित प्रभाव ही होता है, परंतु वलित पर्वत युवावस्था से परावस्था की ओर पर्वत निर्माण चक्र को पूर्ण करता है। उदाहरण अपलेशियन, यूराल, अरावली, स्कैंडिनेवियन पर्वत। कोबर के सिद्धांत की आलोचना। यह सिद्धांत जरूरत से ज्यादा हर एक पर्वत श्रेणी के निर्माण की व्याख्या करता है। संवहनीय धारा का सिद्धांत। आर्थर होम्स द्वारा द क्रस्ट दे अराडे नामक किताब में इस सिद्धांत का वर्णन किया गया। यह सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत व भूसन्नति सिद्धांत की सबसे बड़ी कमियों, क्रियाकाली बल की स्पष्ट व्याख्या करता है। आर्थर होम्स द्वारा पृथ्वी के क्रस्ट में होने वाली गति हेतु न केवल बल की व्याख्या की गई, अपितु उस बल के निर्माण को भी सफलतापूर्वक समझाया गया। आर्थर होम्स द्वारा दुर्बल मंडल के अर्ध तरल की अवस्था में होने को आधार मानते हुए दुर्बल मंडल पर क्रस्ट की प्रतिरोध सहित गति को समझाया गया। इस सिद्धांत के अनुसार दुर्बल मंडल में ऊपरी व निचली परत के मध्य स्पष्ट तापमान का अंतर उपस्थित होना बताया गया, जिसका मुख्य कारण गहराई के साथ गहराई के साथ तापमान में वृद्धि, रेडियोधर्मी तत्वों का गहराई में होकर विघटित होना। यह तापमान का अंतर अंततः संवहनीय धारा को जन्म देता है, जो कि महाद्वीपीय व महासागरीय क्रस्ट को विस्थापित करने हेतु पर्याप्त बल है। यहाँ स्मरण है कि संवहनीय धारा का निर्माण पृथ्वी की गहराई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि होने से निर्मित ताप के अंतर के कारण होता है, परंतु संवहनीय धारा की तीव्रता रेडियोधर्मी तत्वों के विघटन से प्रभावित होती है। अर्थात चूंकि रेडियोधर्मी तत्वों का दुर्बल मंडल में असमान रूप से वितरण होता है, इसलिए अलग अलग स्थानों पर संवहनी धाराओं का प्रभाव भी अलग अलग है। संवहनी धारा का सिद्धांत का सबसे बड़ा महत्व यह रहा कि इस सिद्धांत ने न केवल बल की व्याख्या की, अपितु बल के निर्माण की व्याख्या की। दूसरा है कि अलग अलग क्षेत्रों में, मतलब पहला है कि बल के निर्माण की व्याख्या की, दूसरा कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बल के उपस्थित होने की व्याख्या की।